वेलकम क्लास 7। दिस टाइम इट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको कंप्यूटर पे बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैसे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीरीज कैसे जनरेट करते हैं, जैसे डेट वाइज हो गया या मंथ वाइज हो गया या कोई नंबर सीरीज हो गया, कैसे जनरेट करते हैं। उसी तरह डेट टाइम्स को हम कैसे जनरेट करेंगे यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ हम कंडीशनल सम के बारे में भी बताएंगे। जैसे सम हम करते हैं तो एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। क्राइटेरिया मतलब अगर हमें ढेर सारे रिकॉर्ड में सम करना है तो क्राइटेरिया बेसिस पे कैसे हम सम करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ हम डेटाबेस के बारे में भी एक्सेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे, फिर वैलिडेशन रूल कैसे लगाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीडियो। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। वी कैन प्रेस स्टार्ट बटन, देन वी टाइप एक्सेल, EXCEL। एक्सेल टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 2007 लिख कर आएगा और ये पूरा उस पैकेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो या तो हम क्लिक कर सकते हैं या एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो एंटर की प्रेस करते ही हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कोई एक रिजल्ट शीट बना लेते हैं या पहला कोई रिजल्ट शीट बना हुआ है उसे ओपन कर लेते हैं। तो क्लास 7th एक्सेल नाम से एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई थी जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल में हमारे पास तीन शीट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो एक शीट मैंने ऑलरेडी बना रखी है जिसमें फील्ड्स हैं सीरियल नंबर, नेम, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड टोटल। तो इसमें मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। बच्चों लेट्स स्टार्ट फार्मूला कैसे हम क्रिएट करते हैं। पहले सबसे पहले बात, हम उस कॉलम को चौड़ा कर देंगे जिसको फार्मूला क्रिएट करें, ताकि जब मैं फार्मूला लिखूंगा तो आपको क्लियर विजिबल हो सके मैं क्या लिखा हूँ। इक्वल टू मैंने लिखा। सबसे पहले कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल टू साइन जरूर लगाते हैं, इक्वल टू साइन। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ सम करना है। तो ये जितने भी सेल हैं C3, D3, C3, देखिए जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा वो अपने आप आते जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस कर रखा है, कंट्रोल बटन कीबोर्ड का यहाँ पे प्रेस कर रखा है। देखिए कंट्रोल बटन, ये है कंट्रोल बटन, प्रेस कर रखा है जिससे हमारा सिलेक्शन एक से अधिक होगा। अब मैंने D3 पर सिलेक्शन कर लिया, E3 पर कर लिया, F3 पर कर लिया और G3 पर कर लिया। अब जितने हमने सेल का सिलेक्शन किया है सब में मैंने प्लस सिंबल यूज कर लिया, सबके बीच में मैंने प्लस सिंबल यूज कर लिया। देखिए ये प्लस सिंबल मैंने यूज कर लिया और मैं लास्ट में एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ हमारा टोटल आ जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग मैं इसकी कर देता हूँ, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो सके। देखिए ये है फार्मूला। यहाँ ये फार्मूला बार में देखिए इसकी वैल्यू क्या है, फार्मूला बार में इसकी वैल्यू क्या है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू फार्मूला से जनरेट हुई है। तो इसी को फार्मूला कहते हैं। फार्मूला क्या कहते हैं, किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फार्मूला, दैट विल अप्लाई टू ऑल द रिकॉर्ड्स। अब मैं इसे सारे रिकॉर्ड पे अप्लाई करूँगा। दो तरीके हैं, या तो ये प्लस सिंबल बनकर आ जाता है, देखिए अभी ऐसे है प्लस वाइट में है, अब ये केवल प्लस ब्लैक में आ जाएगा। ब्लैक में आएगा, डबल क्लिक मैं करूँगा, सारे रिकॉर्ड में आ गया विथ दैट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग फीचर। उस फॉर्मेटिंग फीचर के साथ ये टोटल आ गया। दूसरा तरीका है कंट्रोल जेड करके, मैं वापस बताता हूँ आपको। इसको ड्रैग हम करेंगे। जब हम ड्रैग करेंगे, जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये क्या होगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। मतलब ऑटो सम ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो था फार्मूला। अब इसी को अगर हम फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको हम अलाइंड कर लेते हैं, सेंटर अलाइंड कर लेते हैं। अब हमें इसे एक फंक्शंस के थ्रू करना है, फंक्शन के थ्रू करना है। तो इसे सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। फंक्शन के थ्रू करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, बस यहाँ हमारा कर्सर होना चाहिए जिस भी सेल में हम अपना
सम निकाल रहे हैं वहाँ पे हमारा कर्सर होना चाहिए। अगर मैं कर्सर यहाँ रखूँगा तो हमारा सम I3 में आ जाएगा, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, H3 में चाहिए। तो हम अपना कर्सर रखेंगे H3 में और ऑटो सम फीचर पे जाएंगे और एंटर कर देंगे। हमारा ऑटो सम आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा ऑटो सम है इक्वल टू सम ब्रैकेट में C3 to G3। C3 to G3 का मतलब क्या है, सीधे इसने रेंज ले लिया, कंप्लीट रेंज। अभी तक मैंने क्या किया था, एक एक सेल को मैंने ऐड कर रखा था, तो वो फार्मूला था। अब फंक्शन में क्या हुआ, मैंने सीधे सीधे रेंज ले लिया। अगर 50 हमारे पास एक रिकॉर्ड में 50 फील्ड है तो 50 फील्ड का रेंज लेना ज़्यादा आसान है इसकी तुलना में कि हम 50 फील्ड सेल की एंट्री करें। सो इट्स बेटर टू हैव अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ अ फार्मूला। तो फार्मूला को इसीलिए हम फंक्शन को इसीलिए बुल्ट इन फार्मूला बोलते हैं। तो ये बुल्ट इन फार्मूला है। मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ तो हमारी वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारा यहाँ पे फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है फार्मूला बार में। फिर वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था, या तो डबल क्लिक कर लीजिए या ड्रैग कर लीजिए, तो दोनों तरीके हैं। तो ये तो था फंक्शन एंड फार्मूला, तो ये तो था सम के लिए। अब ऑटो सम में हमारे पास ढेर सारे फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मीन और मोर फंक्शन में। तो अभी केवल ये 5 फंक्शन दिखेंगे, सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मीन। तो ये हमारा था टोटल था। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर के लिए, मिनिमम नंबर के लिए टोटल नंबर काउंट करेंगे कि कितने नंबर एंटर्ड हैं, एवरेज। अब यहाँ पे मैक्स फंक्शन हम यूज करेंगे। कर्सर यहाँ रखेंगे, वापस ऑटो सम में जाएंगे, मैक्स पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 2600 हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट वैल्यू इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये टोटल है। तो अब हमें मैक्सिमम लेना है, लेकिन हम एक रेंज हटा देंगे, H3 को हटा देंगे और इसे G3 तक कर देंगे। तो लेट्स सी, हम उस फंक्शन में एडिट करते हैं और इसको G3 कर देते हैं। तो G3 कर देंगे तो हमारा रेंज कितना हो गया, केवल जो सम वाला रेंज था वही हमारा रेंज हो गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये बॉर्डर से लगा हुआ है, ये बॉर्डर से लगा हुआ है, तो बॉर्डर से लगा हुआ मतलब उतना ही रेंज आ रहा है। एंटर किया मैंने। अब इसी फंक्शन को जैसे पिछली बार मैंने बताया था अप्लाई कर देंगे आप, तो सबके लिए डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो था आपका मैक्सिमम वैल्यू, सारे रिकॉर्ड का मैक्सिमम वैल्यू से दे दिया। इसी तरह मिनिमम वैल्यू के लिए हम फिर वापस ऑटो सम में जाएंगे और इस बार मिनिमम पे क्लिक कर देंगे। और मिनिमम पे जब क्लिक करेंगे तो अपना सेल रेंज चेंज जरूर करेंगे। हमने इस बार I3 तक पहुंच गया, जिसे G3 तक पहुंचना है। हमने कर दिया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 200 आ गया। डबल क्लिक करेंगे, सबके लिए आ गया। इसको भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। और काउंट फंक्शन इस बार करेंगे। काउंट फंक्शन के लिए कितने नंबर हम ऐड करें, तो जाहिर सी बात है सब में इक्वल नंबर हम ऐड करें तो ये सबका इक्वल होगा। काउंट मैंने कर लिया, काउंट करने के लिए यहाँ पे आया मैं। जैसे बाकी फंक्शन यूज करते हैं वैसे काउंट फंक्शन यूज करते हैं। काउंट फंक्शन मैंने यूज कर लिया। और आप चाहें तो मैक्सिमम, मिनिमम और टोटल को भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप उनके रेंज को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 8 एंट्री शो कर रहा है। ये बताता है कि कितने नंबर टोटल आ रहे हैं। तो इस सब में सेम हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ एवरेज पर। तो एवरेज के लिए भी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सम फंक्शन, एवरेज, और हम अपना रेंज चेंज कर देंगे। रेंज हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, G3। तो हमारा एवरेज आ गया, एवरेज वैल्यू। डबल क्लिक करेंगे, सबकी एवरेज वैल्यू आ गई। सेंटर अलाइन कर देंगे ये। तो ये तो था हमारा टोटल फंक्शन और फार्मूला। सबसे पहले मैंने आपको सम का फार्मूला बताया। बाकी का मैंने फार्मूला इसलिए नहीं बताया क्योंकि फार्मूला का एक ही प्रोसेस है, मैक्सिमम है। तो सबको मैं लेकर उसमें से मैक्सिमम को फाइंड आउट करूँगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से ये फंक्शन ही है, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन। एवरेज को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा फार्मूला एंड फंक्शन। अब हम आते हैं
लोन टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक रिकॉर्ड देंगे और उसमें हम लोन टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो लोन टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम पावर फंक्शन जानेंगे, SQRT फंक्शन जानेंगे और PMT फंक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले सिंपली पावर फंक्शन जानते हैं। 520 इसका पावर हमें निकालना है, इक्वल टू POWER पावर, और ये ले लेंगे इक्वल टू पावर ब्रैकेट में हमने 8 ले लिया। अब वैल्यू को एंटर कर दिया। अब ये K3 है और K3 के साथ साथ हमें एक पावर फंक्शन के लिए एक पावर वैल्यू देनी पड़ेगी, कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया। मैंने यहाँ लिखा है K3 पावर 2, K3 मतलब 8 और उस पर पावर 2 लिखा है, तो वो उतनी पावर जनरेट कर गया। और अगर मैं 2 सेल दे दूँ, यहाँ पे सेल एड्रेस दे दूँ, तो सेल एड्रेस की पावर जनरेट होगा। इस पे मैंने L3 पर पावर K3 में दे रहा हूँ, L3 K3 मतलब 520 टू द पावर 8। अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। सॉरी, मैंने कॉमा नहीं दिया था। L3 K3 ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर कर दीजिए। देखिए ये हमारा वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू, इसलिए E के फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो ये हमारा नंबर है जिसमें मैंने पावर फंक्शन कैलकुलेट किया, ये हमारा नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब SQRT फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, आते हैं SQRT पर। अब हमें M3 का SQRT निकालना है, तो इक्वल टू SQRT ब्रैकेट में M3 एंटर कर दिया। देखिए उसका स्क्वायर रूट मैंने निकाल लिया। तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिससे आप स्क्वायर रूट या पावर निकाल सकते हैं। अब वापस मैंने आपको बताया था SQRT फंक्शन के बारे में, जिसमें हमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया होगा, नंबर ऑफ मंथ्स दिए होंगे और हमें EMI कैलकुलेट करना होगा। तो C2 पे आते हैं, जैसा हमने सब कुछ लिख रखा है। तो पहले तो जो फंक्शन बना हुआ पैसे पहले मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। अब हमें EMI फंक्शन यहाँ कैलकुलेट करना है। EMI प्रिंसिपल हमारा 2 लाख, रेट हमारा 5%, मंथ 60 है। तो हमारा EMI कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बार है। फार्मूला बार पे क्लिक करने पर, फार्मूला बार पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शंस का डायलॉग बॉक्स आएगा। जब इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे। सेकेंड जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट और कैटेगरी, उसमें हम फाइनेंशियल फंक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन को सेलेक्ट करते ही हमारे सामने बहुत से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे हम PMT फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे। PMT फंक्शन नीचे दिया हुआ PMT फंक्शन का सिलेक्शन किया है, तो ये एक डायलॉग बॉक्स फंक्शन आर्गूमेंट आ गया हमारे पास, एक फंक्शन आर्गूमेंट हमारे पास आ गया। तो फंक्शन आर्गूमेंट को देखते हैं, यहाँ रेट लिखा हुआ है, तो रेट जो हमारा होगा 5% वो दे देंगे। तो रेट 5 देने की बजाय अगर हम सीधे B2 दे देते हैं तो सीधे वैल्यू ले लेगा। B2 दे दिया मैंने। इसी तरह से NPR नंबर ऑफ पीरियड मतलब मंथ्स देना है हमें, मतलब हमारा B3 हो जाएगा रिकॉर्ड, मतलब हम सेल एड्रेस केवल देंगे। PV प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमारा प्रिंसिपल, मतलब B1 दे दिया मैंने। तो ये हमारा हो गया रेट, नंबर ऑफ पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू। अब हम ओके करेंगे तो ये हमारे सामने डॉलर के फॉर्मेट में हमारा EMI कैलकुलेट होकर आ गया। तो ये तो था EMI फंक्शन। अब हम अपने गोल को ऑप्टिमाइज करेंगे गोल सीक के साथ। तो गोल सीक के साथ ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डेटा में जाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टैब, तो डेटा टैब पे क्लिक करते हैं, गोल सीक फंक्शन देखते हैं। डेटा टैब में यहाँ पे
डेटा टैब में हम आएंगे तो व्हाट इफ़ एनालिसिस को सर्च करेंगे। तो डेटा टूल में, डेटा टूल फंक्शन में हमारे पास व्हाट इफ़ एनालिसिस है। तो व्हाट इफ़ एनालिसिस में हमारे साथ सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल है। तो गोल सीक ऑप्शन पे हम जाएंगे और अपना सेट करेंगे, सेट सेल। तो सेल हमारा जो भी सेट करना होगा, B2 B3, तो हमें B2 सेट करना है। B2 मैंने सेट कर लिया और वैल्यू हमें दे देना है 5000। B2 तो 5000 नहीं, हम 6 दे दें क्योंकि इंटरेस्ट रेट है हमारा, या इंटरेस्ट रेट 7 हो गया। बाई चेंजिंग सेल B4, तो B4 में वैल्यू चेंज होगी। सेल मस्ट कंटेन अ फार्मूला। अब जो भी ये सेल सेट होता है ये फार्मूला उसमें होना चाहिए। मतलब हमारा फार्मूला एक ही सेल में है, दैट इज B4, तो यहाँ B4 ले लेंगे और ये भी हम B2 दे देंगे। तो आ गया हमारा गोल सीक फार्मूला। देखिए हमारा गोल सीक फार्मूला कैसे काम कर रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा गोल सीक फार्मूला कैसे काम करेगा। इसे कैंसिल करते हैं, वापस आते हैं, डेटा टाइप में आते हैं, व्हाट इफ़ एनालिसिस, व्हाट इफ़ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, गोल सीक पे जाएंगे। गोल सीक पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने B4 लिया, वैल्यू ले दिया 7 और बाई चेंजिंग सेल दे देंगे B4। जब B4 देंगे तो देखेंगे कैसे मेरा डेटा यहाँ पे चेंज होता है। दिखाना चाह रहे हैं हम आपको कैसे मेरा डेटा यहाँ पे चेंज होगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो वैल्यू कंटेन करने के लिए बोला है, B2 पे कर देंगे। देखिए कैसे हमारा डेटा चेंज हो रहा है। इसी को हम गोल सीक बोलते हैं, दैट इज गोल सीक फीचर। इससे क्या फ़ायदा है, इससे हम अपनी कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करके एग्जिस्ट करते हैं नई वैल्यू। तो ये तो था हमारा गोल सीक फंक्शन। अब हम कंडीशनल सम लगाएंगे। कंडीशनल सम, वापस हम आते हैं शीट 1 पे। अब आपको कंडीशनल सम के बारे में बताएंगे। तो मैं पहले मैक्सिमम मिनिमम इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंडीशनल सम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये टोटल भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे एक नया सेल मैं एंटर करता हूँ और नया सेल में यहाँ पे कोर्स लेता हूँ। कोर्स में 2-3 कोर्स को बार बार रिपीट करूँगा। यहाँ पे कंप्यूटर, आर्ट, GK। अब इसी कोर्स को रिपीट किया जाएगा। तो ये हमारा कोर्स है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी हम टोटल करेंगे कोर्स वाइज करेंगे, कोर्स वाइज टोटल करेंगे और यहाँ पे कोर्स की फ़ीस दे देंगे। यहाँ पे हम कोर्स की फ़ीस देने वाले हैं। ये हम फ़ीस रख ले रहे हैं। तो ये हमारा फीस। सो लेट्स स्टार्ट कंडीशनल इफ़। कंडीशनल इफ़ में मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, सीरियल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फ़ीस है। तो कुछ बच्चों के नाम हैं, उनके आगे कोर्स है और उससे रिलेटेड फ़ीस है। तो हमें पता करना है अगर केवल कंप्यूटर कोर्स के रिलेटेड फ़ीस कितनी है उसे पता करना है। तो उसके लिए हम कंडीशनल इफ़ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे हमने फार्मूला लगाया था और ये फंक्शन हम यूज करेंगे। तो सम इफ़ फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट, और यहाँ पे दे रहा है रेंज लेना है। तो रेंज पहले केवल उसका लेंगे जिसे हमें क्राइटेरिया करना है। तो C3 से लेकर C18 तक जिस क्राइटेरिया को हमें सेलेक्ट करना है, C3:C18 हो गया। फिर कॉमा ले लेंगे और इस बार क्राइटेरिया देंगे। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, GK का टोटल करना है। तो डबल कोटेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, GK लिखेंगे। आते हैं वापस फार्मूला बाद में, बीच में यहाँ पे लिख देते हैं GK। उसके बाद से क्या करेंगे, हमें जिस नंबर का सम करना उसका रेंज ले लेंगे। तो इस बार हम लेंगे D3 से D18, D3:D18 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। आ गया हमारा। अब यही काम हम कंप्यूटर में भी करेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूँ। देखिए ये हाईलाइट हो गया।
इसी तरह से कंप्यूटर का टोटल आपको करना है। इसको कॉपी मैं करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसमें जीके की जगह क्या कर देंगे, जीके की जगह केवल कंप्यूटर कर देंगे। जीके की जगह कंप्यूटर कर दिया और एंटर कर दिया, आ गया हमारा रिजल्ट। अब यही चीज़ कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इस बार कंप्यूटर की जगह आर्ट कर देंगे। कंप्यूटर की जगह हम आर्ट कर देंगे, ART, आर्ट कर दिया मैंने। और देखिए ये आर्ट का टोटल आ गया। तो मुझे समझ में आ गया, और मुझे लगता है कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कंडीशनल इफ़ का यूज करते हैं। अगर कंडीशन किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हो, दैट विल बी कंडीशन इफ़। इसके साथ ही साथ हमें नंबर सीरीज और टेक्स्ट सीरीज, दो हमें और टॉपिक आपको बताने थे। तो नंबर सीरीज का मतलब ये आप नंबर सीरीज देख रहे होंगे 1 से लेकर 16 तक है। सपोज दैट ये सीरीज हमारे पास नहीं है, तो मैंने केवल एक टाइप किया, फिर अगले सेल में 2 टाइप किया, फिर उसके बाद से इन 2 सेल का सिलेक्शन करेंगे। और जैसा मैंने आपको इसी वीडियो में शुरू में बताया था कि कैसे ड्रैग करते हैं या डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक कर दिया, 17 तक सीरीज हमारी जनरेट हो गई। इसी तरह से संडे मैंने लिखा है, संडे लिखा, और संडे को मैं ड्रैग कर रहा हूँ या डबल क्लिक करूँगा, तो ड्रैग करूँगा तो देखिए अपने आप ये मंथ के नाम डिस्प्ले होने शुरू हो गए। इसी तरह से मैं मंडे ट्यूसडे कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं जनवरी दिसंबर करना शुरू कर रहा हूँ, JANUARY, जनवरी। ये स्पेसिफाइड है, इसलिए केवल पहला कैरेक्टर लिखते ही सारे कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, देखिए। और दिसंबर के बाद से फिर वापस जनवरी रिपीट होता है। तो ये हमारा टेक्स्ट सीरीज है, ये नंबर सीरीज था, टेक्स्ट सीरीज है। इसी तरह से मैं 11 केवल लिखता हूँ, तो ये हमारा कोई भी स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। अगर इसे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये इसी नंबर को बार बार रिपीट होगा। तो ये क्या है, एक तरह से सीरीज हम जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह से 11 रखा, 12 रखा, 11 और 12 रखा, तो देखिए अब हमारी सीरीज जनरेट होगी 1 एल्टर करके, देखिए सीरीज जनरेट हो गई। अब हमें सीरीज जैसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, एक इंटरवल के बाद से नया नंबर आता है 13, इस बार मैंने 4 एक्स्ट्रा दे दिया 17, और इस बार दे दिया 21, 3 केवल दिए, 3 टर्म्स दे दिए, या 2 टर्म्स देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसको मैं ड्रैग कर दिया, देख लीजिए सब में हमारे 4 के अंतर वाले सीरीज आ गए। तो ये क्या थे, सीरीज था। इसी तरह अगर मैं ABC दे देना चाहूँगा, A, दूसरे में B, अब देखिए क्या होता है। और केवल मैंने अगर एक टर्म दिया है तो बार बार वही टर्म आएगा। इसमें क्या होगा, केवल A और B बार बार रिपीट होगा। और मैंने इस बार यहाँ C दे दिया है, ABC, तब देखिए क्या होता है, ABC दे दिया, तो ये क्या होगा, ABC रिपीट होगा। तो इतने तरह की सीरीज होती है जिसे हम अपने वीडियो में देख सकते हैं, और इस तरह से आप भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है डेटाबेस। तो एक्सेल में हम कैसे डेटाबेस यूज करते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक है डेटाबेस। तो एक्सेल में कैसे डेटाबेस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जैसे ही हम एक्सेल में डेटा टैब में जाएंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो जैसे हम डेटाबेस फ्रॉम एक्सेस लिखा हुआ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पहुँच जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए मैंने अलग से क्लास 8 का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें डेटा वैलिडेशन भी मैंने ले रखा है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो टू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे यूज किया जा सकता है, फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और कैसे रिकॉर्ड को एडिट करना है और वैलिडेशन रूल लगाना है। तो इसका वीडियो आप मेरे पहले वीडियो में या क्लास 8 की वीडियो में देख सकते हैं। तो क्लास 7, थैंक यू फॉर दिस वीडियो नाउ, ओके, होप यू ऑल एंजॉय, थैंक यू।